नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आइसो क्वांट यानी समोत्पाद वक्र पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों पर भी बात करेंगे और वहाँ हम देखेंगे कि परीक्षा के अंतर्गत हम किस प्रकार की गलती कर बैठते हैं। बड़ा आसान टॉपिक है समोत्पाद वक्र, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ समझ के कारण हमारे कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन कि आप वीडियो के अंत तक बने रहे। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। सबसे पहले हम देखें कि ये दो साधनों का उत्पादन फलन उस पर को लेकर बात कर रहा है, क्योंकि इसमें टू वेरिएबल लेंगे। आपने पीछे वीडियो देखा होगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसमें हम एक साधन परिवर्तनशील लेते हैं और जबकि एक साधन को स्थिर रखते हैं। यहाँ जो समोत्पाद वक्र है, आइसो क्वांट कर्व है, उसमें दोनों साधन परिवर्तनशील लेते हैं। सबसे पहले कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करें। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में परिवर्तनशील साधन और अन्य स्थिर साधन वाले उत्पादन फलन का अध्ययन किया जाता है। आपने जिन साथियों ने पूर्व ये वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखिए, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम देखते हैं कि किसी एक साधन को हम वेरिएबल लेते हैं, परिवर्तनशील लेते हैं, जबकि दूसरे साधन को हम फिक्स्ड लेते हैं, स्थिर साधन लेते हैं। इसमें दो परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम और पूंजी वाले उत्पादन फलन का विश्लेषण किया जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम उन बिंदुओं को भी छुएंगे जहां हम देखते हैं कि परीक्षा के अंतर्गत किस प्रकार की हम गलती कर बैठते हैं। इसके लिए समोत्पाद वक्र आइसो क्वांट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि समोत्पाद वक्र आइसो क्वांट कर्व में दोनों साधन हम परिवर्तनशील लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। समोत्पाद वक्र मांग सिद्धांत के अनअधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व के समान होते हैं। इन पर भी चर्चा करेंगे। आखिरकार इंडिफरेंस कर्व और आइसो क्वांट कर्व में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। चलते हैं, सबसे पहले हम देखें समोत्पाद वक्र का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, उस पर हम चर्चा करें। तो हमने देखा कि समोत्पाद वक्र दो उत्पादन साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान मात्रा का उत्पादन प्राप्त होता है। जैसा कि हम इंडिफरेंस कर्व अनधिमान वक्र के अंतर्गत देखते हैं, जिसमें जो संतुष्टि का लेवल है वो समान प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो उत्पादन की मात्रा है वो इस वक्र पर, इस कर्व पर समान रहती है। अब क्यों रहती है, ऐसा ऐसा क्यों होता है, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप समोत्पाद वक्र पर स्थित सभी बिंदुओं पर समान उत्पादन स्तर को दर्शाते हर एक बिंदु परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इस आइसो क्वांट कर्व पर जिस भी बिंदु पर जाएंगे वहाँ उत्पादन का स्तर समान रहता है, इसलिए उत्पादक इन संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी कारण समोत्पाद वक्र प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व या आइसो प्रोडक्ट कर्व या इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी इसको कहा जाता है। बात ये निकल कर आई है अब तक की कि समोत्पाद वक्र आइसो क्वांट कर्व में हम दो साधन लेते हैं, दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात दोनों में परिवर्तन किया जाता है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा, इस आइसो क्वांट कर्व पर जो उत्पादन का लेवल है वो समान रहता है। हम बिल्कुल डायग्रामेटिक और एक टेबल के माध्यम से भी इसकी चर्चा करेंगे। देखें, सबसे पहले इस टेबल को देखें। यहाँ हम ए से लेकर ई तक के संयोगों की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी ई। तो इन संयोगों पर बात करें तो हम देख रहे हैं एक तरफ हमने लेबर लिया, एक तरफ हमने कैपिटल लिया। तो लेबर की 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई, इस प्रकार हम लेबर की इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें कि 1 इकाई लेबर की वृद्धि के लिए हमने कैपिटल को 12 से 8 किया है, यानी यहाँ कैपिटल में क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। यानी परंतु ध्यान में रखिएगा कि जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो इंडिफरेंस जो आपका आइसो क्वांट कर्व है, उस आइसो क्वांट कर्व पर जितने भी बिंदु हैं इस पर, उन पर जो उत्पादन का स्तर है वो समान है। इसका मतलब ये जितने भी संयोग हैं ए बी सी डी ई, इन तमाम संयोगों पर उत्पादन का लेवल है वो समान है। मान लीजिए कि ये क्यू है और क्यू को अगर हम देखें तो 100 इकाई मान लीजिए, ये 100 इकाई समान है। इसका मतलब पहला ए संयोग पर बात करें, 1 इकाई लेबर की और कैपिटल की 12 इकाई मिलकर वो 100 इकाई का उत्पादन कर रहा है। बी बिंदु पर देखें कि लेबर की 2 इकाई व कैपिटल की 8 इकाई मिलकर 100 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। सी बिंदु पर देखें लेबर की 3 इकाई और कैपिटल की 5 इकाई मिलकर उतनी ही 100 इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आगे के संयोग बिंदुओं पर हम देखें डी ई, वहाँ भी दोनों जो साधन हैं श्रम और पूंजी दोनों मिलकर 100 इकाई का उत्पादन करते हैं। आगे इस बात की भी हम चर्चा करेंगे कि आइसो क्वांट कर्व पर दोनों साधन यानी लेबर और कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, सीमांत उत्पादन, क्या धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, या एक का धनात्मक होता है या एक का ऋणात्मक होता है, और ऐसा क्यों है, क्या होता है आखिरकार सीमांत उत्पादन, उस पर भी हम चर्चा करेंगे।
यहाँ देखने को मिल रहा है कि पहला संयोग 1 से 12 है, दूसरा संयोग देखें 2 और 8 है, यानी 1 इकाई हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल की 4 इकाई में हमने कम कम की है, यानी 12 से 8 हुई, इसका मतलब 4 की कमी की है। ठीक आगे सी संयोग पर बात करें, 1 इकाई फिर लेबर की बढ़ाई है, 2 से 3 की है, लेकिन यहाँ कैपिटल 8 से 5 हुआ है, अर्थात 3 की कमी की है। ठीक है, इसी प्रकार सी से डी पर देखें तो 1 इकाई वृद्धि की है लेबर की, 3 से 4 किया है, जबकि कैपिटल 5 से 3 हुआ है, यहाँ 2 की कमी की है। जबकि आप देख रहे हो कैपिटल में लगातार घटती दर से, डिमिनिशिंग रेट से कमी कर रहे हैं। उतनी ही उत्पादन मात्रा को प्राप्त करने के लिए जहां हम देख रहे हैं कैपिटल में घटती हुई दर से कमी की जा रही है, इसका मतलब जैसा कि पहला संयोग ए है वो 1 लेबर 12 पूंजी मिलाकर भी उतनी 100 इकाई का उत्पादन कर रहा है, और बी संयोग पर 2 लेबर और 8 इकाई कैपिटल लगाकर भी उतनी ही इकाई का उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ तो एक बात डिमिनिशिंग रेट जो घटती हुई दर को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ डायग्राम में आप देखिएगा ये क्यों आइसोक्वांट कर्व है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन का जो लेवल है वो समान रहता है। अब यहाँ हम बात करेंगे, आगे भी देखेंगे कि सीमांत उत्पादकता से इसका क्या संबंध है, उस पर भी बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए समोत्पाद वक्र यानी आइसोक्वांट अनधिमान वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व में आखिरकार अंतर क्या है, उस पर भी हम चर्चा करें। तो सबसे पहले अनधिमान वक्र को, इंडिफरेंस कर्व को देखें, जो कि उपभोक्ता को लेकर बात करता है, कंज्यूमर को लेकर बात कर रहा है, और जहाँ संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व है वो क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, जहाँ केवल क्रम दिया जा सकता है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। ठीक है, जिस पर इंडिफरेंस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर जो संतुष्टि का लेवल है, सर्टिफिकेशन लेवल है, वो स्थिर रहता है, समान रहता है। जबकि समोत्पाद वक्र में हम देखें उत्पादन की मात्रा दर्शाई जाती है और मात्रा का मापन किया जा सकता है, भौतिक इकाइयों में इसको मापा जा सकता है। जबकि हमने इंडिफरेंस कर्व को लेकर बात की कि वहाँ संतुष्टि के लेवल को मापा नहीं जा सकता, जबकि इसमें मापा जा सकता है, जैसे 100 यूनिट, 200 यूनिट आदि। तो इस प्रकार इसकी प्रकृति देखिए तो भौतिक है, क्योंकि इसको मापा जा सकता है, जबकि उसकी है मनोवैज्ञानिक। अब आगे हम इसके अंदर बात करें, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजी सब्स्टिट्यूशन यानी IMRTS क्या होता है। तो ऊपर टेबल में भी हमने देखा कि श्रम की यानी लेबर की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग से उत्पादन मात्रा को स्थिर रखते हुए पूंजी की कितनी इकाइयों को घटाया जा सकता है, वही प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। जैसा कि ऊपर हमने देखा, टेबल में दोबारा देखें कि 1 से 2 इकाई यहाँ बढ़ाई, और उतनी यहाँ कैपिटल को हमने 12 से 8 किया, इसका मतलब यहाँ कैपिटल में कितनी कमी की है, 4 की है, इसका लेबर में कितनी की वृद्धि की है, 1 की। तो इसका मतलब ये 4:1 है ना। तो ये हुआ, यानी उतनी ही उत्पादन का, यानी ए और बी या सी या डी की बात करें, प्रत्येक संयोग बिंदु पर उत्पादन का स्तर है वो समान रहता है। इसलिए ए से बी पर आने पर यहाँ कैपिटल में 4 की कमी की है, परंतु लेबर में 2 की वृद्धि की है, लेकिन जो उत्पादन का स्तर है वो समान ही बना रहता है। इसका मतलब यहाँ ये क्या है, आपका तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी MRTSL के बराबर क्या होगा, पूंजी की कमी बटे श्रम की वृद्धि। ये यानी आपका देखें डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। आगे इसकी बात करेंगे, इसको MPL बटे MPK भी लिखा जा सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। MRTS और सीमांत भौतिक उत्पाद MP का क्या संबंध है, उस पर हम बात करें तो इसको इस प्रकार कैसे दिखाया जा सकता है। तकनीकी प्रतिस्थापन के सीमांत दर की बात करें तो साधनों के सीमांत भौतिक उत्पादों के अनुपात के बराबर होती है। यानी समोत्पाद वक्र पर क्या होता है, उत्पादन का स्तर समान होता है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि श्रम बढ़ाने से उत्पादन बढ़ता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें स्थिर उत्पादन रखने के लिए पूंजी घटानी पड़ती है, और पूंजी घटाने से उत्पादन घटता है। और जैसे ही श्रम बढ़ाने से जो उत्पादन बढ़ा और कैपिटल घटाने से जो उत्पादन घटा, वो दोनों इक्वल होते हैं, इसका मतलब दोनों का प्रभाव बराबर होता है, इसलिए कुल उत्पादन क्या रहता है, स्थिर रहता है। यहाँ इसको देखें, डेल्टा के इंटू MPK प्लस डेल्टा एल इंटू MPL बराबर 0। यानी यहाँ हम देख रहे हैं डेल्टा क्या है, कैपिटल में होने वाला चेंज, यानी कैपिटल को हम कम करते जा रहे हैं। डेल्टा एल क्या है, लेबर में होने वाला चेंज, और MPK है के क्या है, कैपिटल की सीमांत उत्पादकता, और MPL क्या है, लेबर की सीमांत उत्पादकता। अब इसमें परिवर्तन करें तो क्या परिवर्तन होगा, डेल्टा के MPK इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा डेल्टा एल MPL। ठीक है, इसको हम वापस चेंज करें तो इस डेल्टा एल को इधर ले जाएं तो ये डेल्टा के नीचे चला जाएगा, और MPK को इधर ले जाएं तो ये
MPL/MP के हो जाएगा। इस प्रकार जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है MRTS/L के, उसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है डेल्टा K/डेल्टा L इक्वल MPL/MP के। और इसमें निशान माइनस का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये निशान तो केवल डायरेक्शन को दर्शा रहा है, दिशा को दर्शाता है। यानी जो हमारी एक इकाई लेबर की बढ़ा रहे हैं, कैपिटल में जो चेंज कर रहे हैं वो घटती हुई दर से कर रहे हैं। एक में वृद्धि हो रही है तो एक में क्या कर रहे हैं, हम कमी कर रहे हैं। अगर लेबर को बढ़ा रहे हैं तो कैपिटल में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा। तकनीकी प्रतिस्थापन की रासमान सीमांत दर यानी लो ऑफ डिमिनिशिंग MRTS, ठीक है। इस पर हम बात करें, जैसे जैसे हम पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग बढ़ाया जाता है तो श्रम की सीमांत उत्पादकता घटती है और पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है। चूँकि हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में भी चर्चा की थी कि जैसे जैसे हम किसी साधन को, एक साधन को स्थिर रखते हुए दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो सीमांत उत्पादकता प्रारंभ में तो बढ़ती है लेकिन अंत में जाकर घटने लग जाती है। तो यहाँ परिणाम स्वरूप क्या होगा कि श्रम की प्रत्येक नई इकाई पहले की तुलना में कम पूंजी इकाइयों का ही प्रतिस्थापन कर पाती है। क्यों कर पाती है? क्योंकि पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? कि उसकी मात्रा हम कम करते जा रहे हैं, ठीक है। निष्कर्ष रूप से हम देखें तो MRTS घटती जाती है। यही रासमान तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम है। मतलब टेबल में भी आप देखिएगा, सीधी सी बात है, ज़्यादा इसमें गहराई से बात कि 12 से हमने 8 किया, 8 से हमने 5 किया, 5 से हमने 3 किया, 3 से हमने 2 किया, तो 12 से 8 किया यानी 4 की कमी हुई। 8 से 5 किया तो 3 की कमी हुई। 5 से 3 किया तो 2 की कमी हुई। 3 से 2 किया तो 1 की कमी हुई। ये जो कमी कर रहे हैं हम कैपिटल में, वो कौन सी दर से कर रहे हैं? डिमिनिशिंग रेट से कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो क्या होती है? घटती हुई होती है। विशेष स्थिति पूर्ण स्थानापन्न साधन की स्थिति में देखें तो हम देखेंगे यदि दो साधन पूर्ण स्थानापन्न हो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो, तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर रहेगी। समोत्पाद वक्र सीधी रेखा का, सरल रेखा का हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें हमारा समोत्पाद वक्र प्राप्त होगा, है ना। तो ये थोड़ी सी अलग इसका वाद रूप में हम देखें। समोत्पाद वक्र आइसोक्वांट कर्व की कुछ लक्षण, कुछ विशेषताओं की हम बात करें तो देखते हैं कि समोत्पाद वक्र वह वक्र है जो दो परिवर्तनशील साधनों जैसे श्रम और पूंजी के ऐसे सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसमें उत्पादन की समान मात्रा प्राप्त होती है, जिसकी हमने बात कर ली। समोत्पाद वक्रों के लक्षण लगभग वही हैं जो उपभोक्ता सिद्धांतों के अनुमान वक्र जो हमने इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत देखे थे, लगभग वही हैं। एक बार पुनः समोत्पाद वक्र की विशेषताओं में सर्वप्रथम पहली विशेषता हम यहाँ देखें तो समोत्पाद वक्र है वो बाएं से दाईं और नीचे की ओर झुकाव होता है, डाउनवर्ड टू राइट होता है ये, जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत भी देखा था कि वो नीचे की ओर होता है। ये क्यों होता है उस पर भी हम बात करें। और यहाँ जो साधन है, चाहे हम लेबर की बात करें चाहे हम कैपिटल की बात करें, वहाँ सीमांत उत्पादकता, उनका मार्जिनल प्रोडक्ट जिसको MP कहते हैं, वो किस प्रकार से होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि उत्पादन की मात्रा को स्थिर रखते हैं तो एक साधन श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है और दूसरे साधन है जो पूंजी है, कैपिटल है, उसकी मात्रा घटाई जाती है। इसलिए समोत्पाद वक्र बाएं ऊपर से दाईं और नीचे की ओर झुकाव हुआ होता है, क्योंकि ऋणात्मक नेगेटिव स्लोप क्या दर्शाता है कि किसी एक में वृद्धि करते हैं तो दूसरे में कमी होती है, यानी दोनों में अपोजिट होता है। इसलिए वो क्या होता है, बाएं से दाएं यानी नेगेटिव स्लोप का ये होता है। आर्थिक कारण के रूप में हम देखें ये मान्यता पर आधारित है कि साधनों के सीमांत भौतिक उत्पाद यानी MPP धनात्मक पॉजिटिव होते हैं। यदि एक साधन बढ़ाने पर दूसरे को घटाया न जाए तो उत्पादन बढ़ जाएगा, जबकि समोत्पाद वक्र पर उत्पादन स्थिर रहता है। विशेष स्थितियों पर इसकी हम चर्चा करेंगे, ये आखिरकार क्या है इस पर। लेकिन एक विशेष स्थिति देखें, यदि हम श्रम को x अक्ष पर तथा पूंजी को y अक्ष पर दर्शाते हैं तो क्षैतिज अक्ष जो आपका आइसोक्वांट कर्व का जब क्षैतिज हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। और वर्टिकल की स्थिति में हम देखें तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। और अगर ऊपर की ओर बढ़ता स्लोपिंग अपवर्ड हो तो समोत्पाद वक्र हम देखते हैं या तो दोनों की साधनों की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक होती है या फिर कम से कम एक साधन की जो सीमांत उत्पादकता है वो ऋणात्मक होती है। ऐसी अवस्था में आर्थिक दृष्टि से असार्थक मानी जाती है। अब हम देखें आखिरकार ये क्या हुआ, इसको अगर हम समझें तो आपने देखा होगा कि जैसा कि हमने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में देखा कि एक साधन को हम जैसे कि कैपिटल लें, उसके साधनों की इकाइयों में हम उसको कांस्टेंट रखते हैं और लेबर की हम इकाइयां बढ़ा रहे हैं, जैसे 1 से 2, 2 से 3 किया। और TP की बात करें, हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो पहले 10 था, ठीक है, फिर
ये 30 हुआ, फिर 60 हुआ। इसका मतलब 1 इकाई लेबर की बढ़ाई तो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। लेबर की 1 इकाई और बढ़ाई तो ये टोटल प्रोडक्शन है हमारा 30 से 60 हो गया। इसका मतलब हमारा एमपी क्या है, एमपी क्या दर्शा रहा है कि किसी एक साधन को स्थिर रखते हुए जब हम किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो हमारे जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें जो परिवर्तन होता है, यहाँ जैसे 20 का परिवर्तन हुआ, यहाँ 30 का परिवर्तन हुआ, वही सीमांत उत्पादकता है। और यहाँ सीमांत उत्पादकता क्या है, धनात्मक है। टोटल प्रोडक्शन तो 10 से 30 है, 30 से 60 हुआ, लेकिन हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 20 से 30 हुआ। इसका मतलब ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि परिवर्तन जो भी साधन है उस साधन में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उस साधन में परिवर्तन करने से उसके कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए क्या कि चौथी इकाई लगाई, अगर कुल उत्पादन कितना हो गया, 50 हो गया। ऐसी स्थिति में आप क्या देखोगे कि हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो 10 कम हुआ है। तो यहाँ आप बता सकते हो क्या कि सीमांत उत्पादकता हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो निश्चित रूप से यहाँ हमारी सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक है। अब हम इसको यहाँ समझने का प्रयास करें कि हमने यहाँ देखा कि आर्थिक दृष्टि से क्या होता है कि जो आइसोक्वांट कर्व है उसके पर जो सीमांत उत्पादकता है वो धनात्मक है। अब यहाँ की स्थिति देखें, सबसे पहले हम यहाँ देखें, अगर ये स्थिति है, यहाँ आपका ये इसके समानांतर हो गया, इसका मतलब इस इकाई के बाद यहाँ इस पॉइंट के बाद जो लेबर की चाहे जितनी इकाइयाँ बढ़ा दें तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ एमपीएल क्या है, शून्य हो जाएगा, एमपीएल शून्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ वर्टिकल के समानांतर यहाँ ले तो ऐसी स्थिति में कैपिटल की कितनी इकाइयाँ बढ़ाएं, पूंजी की कितनी मात्रा बढ़ाएं, लेकिन आपका उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ एमपी के आपका क्या होता है, शून्य होता है। ये बात तो हमारे समझ में आ गई। अब धनात्मक पॉजिटिव की बात क्या करें कि आपको देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बीच का भाग है, यहाँ दोनों जो साधन है, चाहे हम लेबर की बात करें चाहे कैपिटल की बात करें, दोनों ही धनात्मक हैं, दोनों ही धनात्मक हैं सीमांत उत्पादक। और धनात्मकता की बात हमने की, जब एक साधन को स्थिर रखते हुए दूसरे साधन में परिवर्तन करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, तो धनात्मक है। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि इस आइसोक्वांट कर्व पर क्या है, आइसोक्वांट कर्व पर जो हमारा प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। जैसे 100 इकाई है, 100 इकाई है, और स्थिर क्यों रहता है, क्योंकि अगर हम लेबर की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं, लेबर की इकाइयाँ क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो लेबर की इकाइयाँ जब हम बढ़ा रहे हैं तो होना क्या चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि इस यहाँ जो लेबर की सीमांत उत्पादकता है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। इसका मतलब जैसे ही लेबर की इकाइयाँ बढ़ाएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए क्योंकि एमपी अधिक है। लेकिन जैसे ही हम लेबर की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है, कैपिटल की इकाइयाँ, जैसे यहाँ 10 है तो यहाँ कैपिटल की इकाइयाँ क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, 10 से 9 8। इसका मतलब हम कैपिटल को घटा रहे हैं, और कैपिटल को घटा रहे हैं इसका मतलब लेबर को बढ़ाने से जो उत्पादन में वृद्धि हुई, कैपिटल घटाने से वो उत्पादन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों का सीमांत उत्पादन धनात्मक है, इसलिए ही कमी कैपिटल की भी होगी, क्योंकि लेबर भी धनात्मक है उसका सीमांत उत्पादन, और कैपिटल भी धनात्मक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम ये देखें कि अगर हम कैपिटल की बात करें, अगर लेबर को कांस्टेंट रखते हुए कैपिटल की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं, कैपिटल की इकाइयाँ बढ़ाने से टोटल प्रोडक्शन में अगर वृद्धि हो रही है, जैसे 10 से 30 हुआ, तो इसका मतलब कैपिटल का सीमांत उत्पादन है वो धनात्मक है। अगर ऋणात्मक होता, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ मान लीजिए 60 है, 60 के बाद 50 है, यहाँ ऋणात्मक हो गया, तो ऐसी स्थिति में अगर कैपिटल यहाँ मान लीजिए कि 4 इकाई है, यहाँ 3 इकाई है, 4 से 3 इकाई करेंगे तो क्या टोटल प्रोडक्शन घटा बढ़ा, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि 50 से कितना हो गया, 60 हो गया। अगर ऋणात्मक होता तो ये घटता ही नहीं, ये बढ़ जाता। इसलिए हम लेबर की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि आइसोक्वांट कर्व है उस पर उत्पादन का स्तर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि लेबर को बढ़ाया तो हम कैपिटल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और कैपिटल को कम कर रहे हैं, और कैपिटल की भी सीमांत उत्पादकता धनात्मक है, इसलिए कम करने पर उतना ही प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए लेबर बढ़ाने से उत्पादन बढ़ा, कैपिटल घटाने से उत्पादन घटा, वो दोनों बराबर होते हैं। इसलिए आइसोक्वांट कर्व पर क्या होता है कि आपका दोनों साधन है उनकी सीमांत उत्पादकता धनात्मक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। और समांतर अगर हॉरिजॉन्टल हो तो श्रम का सीमांत उत्पादकता शून्य होगी। कब, जब हम अक्ष पर लेबर को दर्शा रहे हैं और वाई अक्ष पर अगर कैपिटल को दर्शा रहे हैं तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाएगी। अब बात करें एक और स्थिति, हमने ये देखी कि आइसोक्वांट कर्व ऐसा हो। इसका मतलब आइसोक्वांट कर्व क्या होता है, जिसकी प्रत्येक बिंदु पर इकाइयाँ क्या हैं, समान है। यानी यहाँ भी 100 इकाई का उत्पादन, यहाँ भी 100 का। इसका मतलब लेबर भी यहाँ देखें, कैपिटल यहाँ देखें,
देखें यहाँ लेबर बढ़ा रहे हैं और कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन दोनों बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों बढ़ा रहे हैं फिर भी इकाइयाँ 100 ही है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, यानी दोनों की बढ़ाने पर कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, या फिर ये होगा कि एक साधन की सीमांत उत्पादकता धनात्मक बढ़ रही है और दूसरी की ऋणात्मक है, उतनी ही वो कम कर देगा। समझ गए बात। इसलिए लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो सकती, ये हमने देखा जिसको असार्थक माना है। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो विवेकशील जो उत्पादक है केवल उसी अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा जब दोनों साधनों का जो सीमांत उत्पादन है वो धनात्मक है। इसलिए समोत्पाद वक्र सदैव नीचे की ओर झुका हुआ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है जिसकी हमने चर्चा कर ली। समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो MRTS है वो डिमिनिशिंग रेट से होता है, क्योंकि धीरे धीरे हम कैपिटल की मात्रा घटा रहे हैं, लेकिन कौन सी दर से, घटती हुई दर से। जैसे जैसे एक साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है दूसरे साधन से प्रतिस्थापन करना अधिक कठिन होता है, इसलिए वो घटती हुई दर से हम करते हैं। साधनों का पूर्ण स्थानापन्न नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं होते, इसलिए उनकी मात्रा हम देखें उत्तरोत्तर जो कैपिटल है उसमें कमी कर रहे हैं, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से कर रहे हैं। उत्पादन में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होते हैं। इसलिए एक साधन की मात्रा बढ़ाने पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे कौन सा नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू होता है। इसलिए पूंजी की एक इकाई को प्रतिस्थापित करने के लिए पहले से अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS घटती हुई क्यों होती है, ये हमने देख लिया। MRTS बताती है कि एक साधन की अतिरिक्त इकाई बदले दूसरे साधन की कितनी मात्रा छोड़ी जा सकती है, जबकि उत्पादन स्थिर रहता है। और हमने ये देखा कि जैसे जैसे श्रम बढ़ता है और पूंजी घटती है MRTS घटती जाती है। निष्कर्ष रूप में हम बात करें तो MRTS के घटने के कारण ही जो आपका आइसो क्वांट कर्व है वो मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, उन्तोदर। MRTS घटेगी उतना ही समोत्पाद वक्र अधिक उन्तोदर होगा। अब आगे एक और विशेषता, यदि कोई दो समोत्पाद वक्र परस्पर काट नहीं सकते, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में भी देखा कि दोनों जो इंडिफरेंस कर्व है एक दूसरे को काट नहीं सकते, ठीक उसी प्रकार दो आइसो क्वांट कर्व भी एक दूसरे को काट नहीं कर सकते। जो भी हमने पढ़ा उसको निष्कर्ष रूप में हम ये देखें कि समोत्पाद वक्र है वो ऋणात्मक नेगेटिव स्लोप का होता है, वो कॉन्वेक्स होता है, धनात्मक सीमांत उत्पादकता पर आधारित है, चाहे वो लेबर की हो चाहे कैपिटल की हो, दोनों धनात्मक होती है। ये उत्पादन के सिद्धांत पर लागू है और साथ ही साथ लागत न्यूनतमकरण और उत्पादन संतुलन को समझाने में अत्यंत उपयोगी है। कुछ प्रश्नों को लेकर हम चर्चा करें। समोत्पाद वक्र किसको दर्शाता है उस पर देखें, समान लागत के संयोग को, समान संतुष्टि के संयोग को, समान उत्पादन के संयोजन को, तो हमें पता है कि समान उत्पादन के संयोजन को ये दर्शाता है। दूसरा प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कथन समोत्पाद वक्र के लिए सत्य है। ये ऊपर की ढलान वाला होता है, ये दाईं ओर से ऊपर की ओर होता है, ये दाईं ओर से नीचे की ओर ढलान वाला होता है, दाईं ओर से नीचे की ओर नेगेटिव स्लोप का होता है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS का मापन किया जाता है कुल उत्पादन से, औसत उत्पादन से, सीमांत भौतिक उत्पादन के अनुपातों से, है ना, ये भी हमने पढ़ा। यदि MPL घटता है और MPK बढ़ता है तो MRTS LK होगा। हमने ये देखा, क्या देखा कि MRTS LK का क्या होता है, MPL अपॉन MPK। अब ये कह रहा है कि MPL ऊपर वाला मान घट रहा है और MPK बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऊपर की जो अंश है वो कम हो रहा है और MPK बढ़ रहा है, इसका मतलब ये घटेगा ये वाला। पूर्ण स्थानापन्न साधनों के मामले में समोत्पाद वक्र कैसा होता है ये आपको बताना है। आंसर भी इसके अंदर दे रखा है, सीधी रेखा का है। एक प्रश्न है, समोत्पाद वक्र उत्तल कॉन्वेक्स होता है, कारण दे रखा है, और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती होती है, इसलिए तो ये बात बिल्कुल सही है, कथन भी सही है और कारण भी इसका सही है। ठीक है। यदि श्रम का सीमांत उत्पादन MPL 10 है, पूंजी का सीमांत उत्पादक 5 है, तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कितनी होगी। आपको ये मैंने मेथड बताया, उसके अनुसार आपको बताना है। अब केस स्टडी पर आधारित एक प्रश्न है, इसका आपको हल करना है। इसमें मैंने जवाब भी दे रखे हैं, आप इनको देखते हुए। एक उत्पादन इकाई में श्रम, लेबर और पूंजी K का उपयोग कर Q0 स्तर का उत्पादन किया जा रहा है, वो 100 कितना भी हो सकता है। प्रश्न से पता चलता है कि जैसे जैसे उत्पादन के लिए पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रयोग बढ़ाया जाता है, श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकने वाली पूंजी की मात्रा तेजी से घटती जाती है। साथ ही श्रम का सीमांत उत्पादकता घटता जाता है, जबकि पूंजी की सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है। अब इस केस स्टडी के आधार पर आपको प्रश्नों का जवाब देना है। इसका आंसर भी मैंने दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों का आप जवाब जरूर दीजिएगा। केस स्टडी 2 नंबर देखिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, इसलिए आप इसको भी आप हल कीजिएगा। एक प्रश्न और देखिएगा, इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और ये इससे संबंधित प्रश्न है। और आगे ये केस स्टडी 4 है, इससे संबंधित भी प्रश्न आप देखिएगा, और केस स्टडी 5। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है, बिल्कुल आपको इसको